रेगिस्तान में 5 मुस्लिम जुगाड़ू बहू का रमजान। अम्मी जान, अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है 2 कदम भी चलने की। हम बहुत थक गए हैं। हाँ अम्मी जान, ऊपर से रेगिस्तान में बहुत ज्यादा ही गर्मी है। इतनी गर्मी में तो अब 1 कदम भी चलना नामुमकिन है। थक तो हम सभी गए हैं। मेरे ख्याल से अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए और यहीं हमें अपने रहने का इंतजाम करना चाहिए। अगर ज्यादा आगे जाएंगे तो रेगिस्तान में भटक भी सकते हैं। अम्मी जान, वो देखिए, वहाँ पर कैक्टस के कितने बड़े बड़े पौधे हैं। हमें यहीं पर ही अपना बसेरा कर लेना चाहिए। हम उन कैक्टस के पौधों से पानी निकाल सकते हैं। कैक्टस के पौधों के पानी की वजह से हमें गुजारा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आते हुए रास्ते में मैंने कई जगह देखा था, यहाँ आसपास रहने वाले सभी लोगों के घर मिट्टी के बने हुए थे। हम वापस जाकर वहाँ से थोड़ी बहुत मिट्टी ले आते हैं और यहीं पर एक मिट्टी का घर बना लेते हैं। सुना है मिट्टी का घर अंदर से थोड़ा ठंडक रहता है, तो रेगिस्तान में इतनी गर्मी में मिट्टी के घर में रहना ही हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मुस्कान, नूर और जन्नत तीनों बहुएं वापस गांव की तरफ जाती हैं और वहां से ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करके ले आती हैं, जिनकी मदद से पांचों जल्दी 4 दीवारी खड़ी कर एक छोटा सा घर बना लेते हैं और अब सब उस घर के अंदर चले जाते हैं। अम्मी जान, हम कितने ख्वाब लेकर यहाँ आई थी, लेकिन अब मुझे टूटे हुए वो दिख रहे हैं। पहले उन पहाड़ी इलाकों में ठंड से हमारी हालत खराब थी, तो अब यहाँ रेगिस्तान में गर्मी से, यहाँ तो हद से ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? ऊपर वाला है ना हमारे साथ, सब ठीक होगा। मुमताज अपने पांचों बहुओं के साथ कुछ वक्त पहले एक पहाड़ी इलाके में रहती थी, जहाँ पर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। ठंड से बचकर पांचों बहुएं अपनी सास के साथ रेगिस्तान की तरफ चलती हैं। वहीं इन सब के शौहर कमाई के लिए महीने भर के लिए शहर चले जाते हैं, जिसके चलते अब इन पांचों बहुएं और सास को इसी रेगिस्तान में रहना पड़ता है। दिन गुजरते हैं और रमजान का महीना शुरू हो जाता है। सेहरी करने के लिए अब एक भी अन्न का दाना नहीं है। घर में बिना कुछ खाए सेहरी कैसे करेंगे? वैसे ही इतनी गर्मी रहती है, ऊपर से खाली पेट रोजा रखेंगे तो हालत और खराब हो जाएगी। रोजे तो हमें रखना ही होगा ना। मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी रोजा छूटे। टेक्निक शामिल है। उन कैक्टस के पौधों से पानी निकाल लिया था। हम सब पेट भरकर पानी पी लेते हैं। पांचों बहुएं और मुमताज पेट भरकर पानी पी लेती हैं। तभी उन्हें मस्जिद से अजान की आवाज आती है, जिससे अब वो सब रोजे की नियति पर नमाज पढ़ने लगते हैं। मेरे मौला, मेरी बहू को ताकत अता फरमा दे कि वो इस रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में भी इन रोजों को पूरा रख सके। रेगिस्तान में रात तो जैसे तैसे उन बहुओं की कट जाती है, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है तो गर्मी से उन सब की हालत खराब होने लगती है। या अल्लाह, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। क्या हो गया है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। रोजे की वजह से लग रहा है। आज से पहले कभी मुझे रोजे में इतना नहीं लगा। अभी तो हमने कुछ काम भी नहीं किया है और हमारी ऐसी हालत हो रही है। तुम लोगों ने सहरी में कुछ भी नहीं खाया था, ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है तो हालत तो खराब होगी ही ना। मुमताज इतना बोल रही होती है कि अचानक से खड़ी हुई मुस्कान बेहोश होकर गिर जाती है। मुस्कान, अपनी आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? अम्मी जान, देखिए ना, मुस्कान अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? जल्दी से पानी लेकर आओ। सभी मुस्कान पर पानी की कुछ बूंद डालते हैं, जिससे मुस्कान होश में आ जाती है। मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें ऐसी अचानक? चक्कर कैसे आ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब तो ठीक है, लेकिन न जाने क्यों अचानक मुझे चक्कर आ गए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस्म भी काफी थका थका सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जिस्म में बिल्कुल जान ही नहीं है। अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर मुमताज को काफी दुख होता है और वो जानमाज बिछाकर खुदा की इबादत करने लगती है। जैसे तैसे कर दिन गुजरता है और इफ्तारी का वक्त आ जाता है। इफ्तारी के लिए भी उनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। तभी नूर बाहर से कैक्टस के फल लेकर आती है और उन्हें ही काटकर प्लेट में रख देती है। इस रेगिस्तान में बस यही कैक्टस के फल ही मिले हैं। अभी इन्हें खाकर हमें रोजा खोलना होगा। शुक्र है कुछ तो मिला, वरना मैं तो काफी परेशान हो रही थी कि तुम लोगों की इफ्तारी कैसे होगी। थोड़ी देर में मस्जिद से सायरन की आवाज आती है और पांचों बहुएं और मुमताज दुआ करके उन कैक्टस के फलों को खाकर अपना रोजा खोलती हैं।
और अभी इसी तरह सुबह सहरी में पेट भरकर पानी पीकर और शाम में कैक्टस के फल खाकर पांचों बहू और मुमताज के दिन गुजर रहे थे। जन्नत और मुस्कान आंगन में बैठकर सभी के कपड़े धो रही होती हैं कि तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक ऊंट दिखाई देता है, जिसे देख अरे मुस्कान, वहाँ देखो, उस तरफ वो ऊँट ही ऊँट है ना? अरे हाँ जन्नत, वो तो है, चलो चलकर उसे लेकर आते हैं। मुस्कान और जन्नत दोनों उसे ऊंट को अपने घर पास ले आती हैं और एक साड़ी की मदद से उसे वहीं बांध देती हैं। वो जैसे ही बाकी घर वालों को बाहर बुलाकर लाती हैं तो देखती हैं कि उस ऊंट के थन से दूध टपक रहा है। अल्लाह, अम्मी जान देखिए, उनके थन से तो दूध टपक रहा है। इसके दूध से तो हमें काफी फायदा हो सकता है, इसे पीकर शरीर में ताकत बनी रहेगी। उस दिन मुमताज उसे उनके दोस्त से अपनी सगी भाभी के लिए शिरडी बनाती हैं, जिसे खाकर वो सभी काफी खुश होते हैं। अम्मी जान, ऊंट के दूध की छाछ तो काफी ज्यादा लजीज बनी है। मुझे नहीं पता था कि इतनी लजीज बन सकती है ये। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम ऊंट के दूध को हम पास के शहर में ले जाकर बेचें तो थोड़ी बहुत कमाई तो आराम से हो जाएगी। सभी को नूर की बात में दम लगता है, जिसके बाद अगले दिन नूर और मुस्कान उस ऊंट की सवारी करते हुए शहर पहुंचती हैं और उसके दूध को वहां बेचकर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेती हैं। वो अक्सर दोनों हर रोज शहर जाकर उनका दूध बेचा करती थी। वहीं आज जब वो उनका दूध बेचकर वापस रेगिस्तान की तरफ बढ़ रही थी तो रास्ते में उन्हें कुछ फल के तेलों के पास आधे आधे और आधे साफ फल मिलते हैं। फल थोड़े बहुत ही सड़े हैं, बाकी तो ठीक हैं। एक काम करते हैं, इन्हें अपने साथ ले चलते हैं। सेहरी और इफ्तारी में हमारे काफी काम आएगा। मैंने जो हमारे पास पैसे हैं, अगर इससे फल खरीदने के लिए गए ना तो 1 किलो से मुश्किल से 2-3 आ पाएगा। इससे अच्छा तो थोड़ा बहुत राशन ले लूंगी। इस तरह बहुएं जुगाड़ से दूध बेचती हैं और जब भी उन्हें फलों के ठेले के पास आधे सड़े फल मिलते तो उसे लेकर घर आ जाती। तो बाकी बहुएं और मुमताज सहरी और इफ्तारी में खाती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा खजूर खाने का काफी मन कर रहा है। जब से रमजान शुरू हुआ है हमने खजूर नहीं खाए। रोजे में तो खजूर खाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और वही हमें नसीब नहीं हुए। मैं जब इनके साथ राशन लेने के लिए शहर की तरफ गई थी तो मैंने वहाँ खजूर के दाम पता किए थे। 200 रुपए का इतना छोटा सा डिब्बा, जिसमें मुश्किल से 8 खजूर थे। महंगाई तो पूछो मत, रमजान शुरू होते नहीं और लोगों की महंगाई बढ़ जाती है। ऐसे ही कई रमजान गुजर जाते हैं। ऊंट का दूध बेचकर पांचों बहू ने काफी पैसे इकट्ठा कर लिए थे और अब वो ऊंट के दूध की दही, घी ये सब बनाकर भी शहर में बेचते थे, जिससे उनका 2 वक्त गुजारा चल जाया करता था। वहीं आज जब नगमा और नूर बाजार से दही और घी बेचकर आ रही होती हैं, तो अचानक रास्ते में एक खजूर का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर भी खजूर का पेड़ हो सकता है। हम इतने दिनों से इस रास्ते के बजाय पीछे बाएं रास्ते से जा रहे थे, इसलिए मेरी नजर कभी इस पेड़ पर नहीं पड़ी। अब देरी किस बात की है, जल्दी से खजूर तोड़ते हैं और लेकर जाते हैं। नूर नगमा काफी सारे खजूर तोड़ते हैं और उन्हें घर लेकर चली जाती हैं। खजूर को देख सभी काफी ज्यादा खुश थे और अब जैसे तैसे दिन गुजरते हैं। वैसे वैसे वो सभी बहुएं जुगाड़ करके कभी खाने का इंतजाम करती तो कभी घर में रखे छोटे मोटे कतरन और बाजार से कागज लाकर उनसे सजावट के सामान बनाकर अपने छोटे से मिट्टी के घर को सजा देती। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रेगिस्तान में रहकर भी हम इतने खुश होकर रमजान मना सकेंगे। जहाँ शुरुआती दिनों में हमें यहाँ कितनी परेशानी थी, तो वहीं हमने अपने जुगाड़ से कितनी सहूलियत कर ली है। खाने से लेकर पीने तक हमें यहाँ अब किसी चीज की परेशानी नहीं होती। अब तो बस कुछ दिनों का है और इंतजार, हमारे पति शहर भी आने वाले ही होंगे। अपने शौहर के आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं और कुछ दिनों में उनके शौहर भी शहर से वापस आ जाते हैं और अपनी बेगमों और अम्मी जान को इस तरह रेगिस्तान में रहता देख उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। हम लोगों के जाने के बाद हम लोगों को रेगिस्तान में रहने में कितनी ज्यादा मुश्किलें आई होंगी ना अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए। हम अब आपको शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन हम वहाँ खुद नहीं थे, तो आप लोगों को कैसे रखते वहाँ पर। रेगिस्तान में रहते हुए कितनी मुश्किल से आपने गर्मी का सामना किया होगा, ऊपर से रमजान में तो आपकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई होगी ना।
शुरुआती दिनों में हमें काफी परेशानी हुई, लेकिन मेरी बहुओं के चलते अब हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने छोटे मोटे जुगाड़ करके खाने से लेकर पीने तक सब कुछ इंतजाम कर लिया है। अपनी माँ मुमताज की बात सुनकर पांचों बेटे काफी खुश होते हैं और अब वो भी कुछ दिन उनके साथ रहते हैं, जिसके बाद अब वो पास में ही शहर में एक अच्छा सा किराए का घर ले लेते हैं और अब वो सब राजस्थान छोड़ शहर में चले जाते हैं। अब बिना किसी छोटी बड़ी परेशानी के आराम से हंसी खुशी रहते हैं। तू ये बता कि तू चाहती क्या है? आज तेरी शादी को 1 साल से ज्यादा होने को आया है, लेकिन तूने मुझे कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। माँ जी, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और माँ, आपको क्या लगता है कि इस 1 साल में मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं माँ बनूं, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार मेरी कोशिश नाकाम ही हो जाती है। सुषमा के घर में ऐसे ही कलेश का माहौल था। सुषमा एक आम से मोहल्ले में रहने वाली नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी, जिसका बस एक ही बेटा था। अपने बेटे की शादी के बाद सुषमा की बड़ी आस थी कि वो भी दादी बने, लेकिन सुषमा की बहू गर्भवती नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से सुषमा उससे नाराज रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे सुषमा, बता क्या मिठाई खाएगी? मिठाई? किस बात की? मेरी बहू गर्भवती है, उसी की खुशी में कल मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। अच्छा सुषमा, राकेश की शादी को तो साल हो गया है ना, तो तेरी बहू अभी तक गर्भवती नहीं हुई? वो सुषमा, अगर बहू माँ नहीं बन सकी तेरी, तो तेरा तो वंश ही यहीं खत्म हो जाएगा। मोहल्ले की दोनों औरतें सुषमा को चढ़ाने लगीं, जिससे कि सुषमा को काफी बुरा लगा और वो घर जाकर अपनी बहू पर इस गुस्से को निकालने लगी। तेरी वजह से आज मुझे मोहल्ले की औरतों ने क्या कुछ नहीं सुनाया। वो बराबर वाली पड़ोसन है ना, उनकी बहू आए बस 4 महीने हुए हैं और वो गर्भवती है। तू कब माँ बनेगी मनहूस? सुषमा की इन बातों का बेचारी बहू रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बेचारी बस उसकी इन्हीं बातों को सुनती रही। रात को जब रोशनी का पति आया, तब रोशनी की गैर मौजूदगी में सुषमा ने राकेश से भी बात की। देख बेटा, तेरी पत्नी तो पता नहीं माँ बन भी पाएगी या नहीं, लेकिन अगर ये माँ नहीं बनी तो हमारे वंश का क्या होगा? मेरा तो कोई दूसरा बेटा भी नहीं है। माँ तो मैं क्या करूँ? अब जबरदस्ती से तो कोई भी माँ नहीं बना है ना। ये लीजिए राकेश जी, आज मैंने आपकी पसंद के गोभी आलू। अरे मुझे नहीं खाने हैं गोभी आलू वालू, ले जाओ इन्हें। राकेश अपनी माँ की बातें सुनकर परेशान सा हो गया था, जिसका नतीजा ये आया कि उसका गुस्सा बेचारी रोशनी पर निकल गया। अब से घर में रोज ही कलेश होने लगा था। सुषमा को हर दिन अंदर ही अंदर अपनी बहू के मां न बन पाने की चिंता सताती थी और वो रोज ही राकेश से इस बारे में बात करती थी। आज भी वो राकेश से इसी बारे में बात कर रही थी। माँ, अगर ऐसा है तो बताइए मैं क्या करूं? जो मैं कहूंगी तू वो करेगा। हाँ। तो ठीक है, तू दूसरी शादी कर ले। लड़की मेरी नजर में है, तू हाँ कहे तो हफ्ते भर में मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ, दूसरी शादी? हाँ बेटा, अब इस घर को अगर एक वारिस देना है तो ये करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तेरी पहली पत्नी तो गरीब घर से आई हुई है। इस बार मैं तेरी शादी बड़ी अमीर शहजादी से करवाऊंगी। सुषमा की बात पर न चाहते हुए भी राकेश को हामी भरनी पड़ी और उसने दूसरी शादी करने को अपनी रजामंदी दे दी। दूसरी शादी को सुनकर बेचारी रोशनी बिल्कुल टूट सी गई, लेकिन किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। सुषमा की नजर में लड़की पहले से थी। सुषमा ने उससे अपने बेटे की बात की और 1 हफ्ते के अंदर अंदर राकेश की दूसरी शादी दीपिका से हो गई। शादी के 2 दिनों बाद, हाय हाय, नजर ना लगे कितना सुंदर जोड़ा लग रहा है मेरी नई बहू और बेटे का। देख राकेश, दीपिका को तो तेरे लिए बनाया गया था। ये रोशनी पता नहीं कहाँ से तुम्हारे बीच में आ गई। माँ, लेकिन रोशनी है तो मेरी ही बीवी। अच्छा चल, अब ये सब छोड़। मेरी नई बहू आई है ना, तो इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। आज ही मैं तुम दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करूंगी। माँ जी, कैसा बंटवारा? एक ही छत के नीचे 2 सौतन नहीं रह सकती, इसीलिए आज से तू ऊपर वाली मंजिल पर रहेगी। अब जब मेरे बेटे का नाम तुझसे जुड़ ही गया है तो मैं तुझे घर से नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन अब से तेरी हर चीज हमसे अलग होगी। तू ऊपर रहना, खाना पीना, लेकिन कभी हमारे इस परिवार के बीच आने की कोशिश ना करना।
और मेरी दीपिका बहू तू अब से नीचे मेरे और राकेश के साथ रहा करेगी। सुषमा ने एक ही दम से रोशनी की साल भर की खिदमत और मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था, लेकिन बेचारी रोशनी इसमें भी सब्र कर गई और कुछ नहीं बोली। उसने अपना सामान अपने कमरे से उठाया और वो उसे लेकर छत पर जाने लगी। रोशनी, तुम भले ही ऊपर जा रही हो, लेकिन तुम हो इसी घर का हिस्सा। माँ की बातों को दिल पर मत लेना। ये लो, मैं इसी तरह से तुम्हारे खर्चे के लिए तुम्हें पैसे देता रहूंगा। राकेश जी, मुबारक हो आपको आपकी नई जिंदगी। रोशनी बेचारी बुझे मन से छत पर आ गई, जहाँ पर बस एक ही कमरा बना हुआ था। रोशनी ने उसमें चटाई बिछाई और बाहर ईंटों का चूल्हा बना लिया। अभी के लिए इतना इंतजाम काफी है। मैं नीचे से अपनी शादी के बर्तन भी ले आऊंगी और धीरे धीरे इस बेरौनक जगह को भी सही कर दूंगी। अगले दिन, अरे बहू, ओ दीपिका बहू, अरे उठ भी जा, मुझे भूख लग रही है। अरे नहीं, माँ जी को इस वक्त तक तो मैं नाश्ता दे देती थी, लेकिन दीपिका ने नहीं दिया। कोई बात नहीं, दे देगी, उनकी ही पसंद की बहू है। वैसे भी सासू माँ ने ही तो करवाया है हम पति पत्नी के बीच बंटवारा। रोशनी ने दिल को पक्का करके अपनी सास की चीखों को इग्नोर किया। काफी देर बाद लगभग 11 बजे सुषमा की नई बहू दीपिका सोकर उठी और अरे बहू, मैं कब से तुझे आवाजें दिए जा रही थी, तू कितनी देर बाद निकल कर आई है अपने कमरे से? क्यों दे रही थी आवाजें? मैं तो ऐसे ही उठती हूँ, किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ यहाँ जो जल्दी उठकर काम करूँ। बहू, मैंने तो ऐसा कुछ तुझसे कहा भी नहीं जो तू इतनी भड़क गई। हाँ, मुझे ऐसे ही गुस्सा आता है। अब आपने कुछ किया हो या नहीं? दीपिका ऐसे बोलकर फिर से अपने कमरे में चली गई, जिसकी वजह से सुषमा को ही अपने लिए नाश्ता बनाना पड़ा। ऐसे ही दोपहर हो गई। ये भगवान, दोपहर होने को आई, अभी तक मेरे घर में ना झाड़ू लगी और ना ही खाने पकाने का कुछ हुआ है। एक तरफ सुषमा परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ मुझे तो भूख लग रही है, खाना खा लेती हूँ। माँ जी भी भूखी हैं। कोई नहीं, वैसे भी मेरे हाथ का कुछ नहीं खाएंगी। रोशनी बेचारी मजबूर हो रही थी। वो चाहकर भी अपनी सास की मदद नहीं कर सकती थी। आज कुछ इस तरह से सुषमा का अपनी नई बहू के साथ दिन गुजरा। न उसे वक्त से खाना मिला, न नाश्ता, और साथ ही आज पूरा दिन सफाई भी नहीं हो पाई। ऐसे ही अब सुषमा को नई बहू के साथ एक हफ्ता हो चुका था। इस एक हफ्ते में सुषमा और राकेश के घर का हर काम बदल चुका था। उन्हें न वक्त से खाना मिलता था और घर भी पूरा टूट सा गया था। वहीं दूसरी तरफ अकेले और बंजर से एक कमरे को भी रोशनी ने स्वर्ग सा बना दिया था। वाह, मेरे बोए हुए नींबू के बीज भी फूट रहे हैं। अब मैंने सफाई कर ली है तो अब मैं अपने पौधों को पानी दे देती हूँ। एक तरफ रोशनी इस तरह वक्त से सभी काम कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका, कभी तो कोई काम वक्त से कर दिया करो, या तुमने सोच रखा कि इन लोगों को बस सताना ही है? ये मैं नहीं, तुम दोनों माँ बेटे सोचे हुए हो कि मुझे नौकरानी बनाकर रखना है। अरे वरना तुम लोग मुझसे इतने कामों को नहीं बोलते। अब सुषमा के घर में कलेश भी होने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुषमा अपनी दूसरी बहू दीपिका के साथ बाजार आई हुई थी। अरे देख दीपिका, कितनी अच्छी सब्जी इस दुकान पर रखी हुई है, चल थोड़ी सी ले लेते हैं, तो इससे पालक पनीर बना लेना। नहीं माँ जी, भूल जाओ, मैं कोई पालक पनीर वनीर नहीं बनाऊंगी। दीपिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन सुषमा को काफी बुरा लगा था, जिसकी वजह से वो दीपिका से बोली, तू करती ही क्या है जो डायलॉग मार रही है? दुनिया भर के काम करवा कर आप ये बोल रही हैं कि मैं करती ही क्या हूँ? दोनों सास बहू में ऐसे ही लड़ाई हो गई। अब अगली सुबह आई तो सुषमा के घर में कोहराम मच गया। कुछ मिला क्या राकेश? माँ, मिला ना, बस एक ये चिट्ठी मिली है। दोनों माँ बेटे परेशान थे। उनकी आवाजें सुनकर ऊपर से रोशनी भी उतर कर आने लगी कि तभी उसका पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। राकेश ने जब उसे देखा तो वो जल्दी से भागा और उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। हाँ राकेश जी, मैं गिर गई थी। हाँ, क्या हुआ? सुबह से ही इतना शोर क्यों था घर में? दीपिका मुझे छोड़ के चली गई। मुझे बस उसकी एक चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जा रही हूँ और कभी नहीं आऊंगी। मुझे मेरे लिए सही इंसान मिल गया है। क्या? तो अब आप? तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है रोशनी। जानती हो,
तुम्हारी चोट लगने से तुम्हारे पेट की एक दिक्कत सामने आई जो तुम्हारी माँ बनने में बाधा बनती थी। डॉक्टर ने मुझे उसके बारे में बताया। अब मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और उसके बाद हम खुशी खुशी साथ में जिंदगी गुजारेंगे। राकेश मुंह से यह सुनकर मानो रोशनी को स्वर्ग सा मिल गया। उसी दिन से उसका कुछ महीने इलाज चला, जिसके बाद रोशनी में गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया।